दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीखने और मूल्यांकन के दार्शनिक आधार, जो कि आपका छठा यूनिट है। ये सेकंड पेपर का आपका लास्ट यूनिट है और ये यूनिट आपके पूरा जो है 12 नंबर का है। 12 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से बनने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चन छोटे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन बड़े भी बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो है मापन क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने की से संबंधित रखता है, जैसे किसी कक्षा में इकाई परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के बाह्य एवं मानसिक विशेषताओं को मापा जाता है। विद्यार्थी की बाह्य विशेषता है उसकी लंबाई, भार आदि, है ना। मानसिक विशेषताओं में विद्यार्थियों की बुद्धि, प्राप्तांक आदि। अतः मूल्यांकन में मापन आता है, मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। और अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, प्रकृतिवाद के अनुसार सीखना क्या है। DELED 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस बन रहे हैं क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। प्रकृतिवाद इंद्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। वह पुस्तकों का विरोध करते हैं। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिसे बालक स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है। अतः विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रेरणा ले सके। सीखने के संदर्भ में आज भी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अनुभव को पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार सीखना क्या है। तो आदर्शवाद के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें शरीर और मन दोनों का योगदान है। शरीर और मन का दोनों का योगदान है। आदर्शवाद मन का अस्तित्व शरीर के किसी भाग में न मानकर उसकी स्वतंत्रता सत्ता मानते हैं। उनके अनुसार सीखने में मन का योगदान यदि नहीं होगा तो सीखने की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। मतलब कोई कुछ हम सीख रहे हैं तो पूरे मन से अगर वह नहीं सीखते हैं तो कुछ दिन के बाद उसे भूल जाएंगे, या हो सकता है हमें कुछ भी याद ही ना रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरा मन लगा करके उसको सीखें। आदर्शवाद के अनुसार सीखना नई बातों की जानकारी करके विचार प्रवाह की ओर अग्रसर होना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, व्यवहारिक वाद की सीखने के संबंध में क्या धारणा है। और अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, विलियम किलपैट्रिक के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। व्यवहारिकता के अनुसार सीखने का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है। चिंतन का विकास तब होता है जब बालकों पर कोई बात ऊपर से नहीं थोपी जाती। बच्चे जब स्वयं अनुसंधान करके, प्रयोग करके, या यूँ कहें कि करके सीखते हैं तो उससे स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। यदि विद्यार्थी जो है निष्क्रिय और तो वह सीखना कैसा। विद्यार्थी कोई क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। तो सीखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उत्साहवर्धक कार्य करने पड़ते हैं। विलियम किलपैट्रिक के शब्दों में सीखने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। रचनावाद क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, सीखने का वह तरीका जो सीखने वालों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता, भौतिक सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया मानता है, रचनावाद कहलाता है। इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। बच्चे सक्रिय होकर सोचने, चर्चा, अवलोकन, अनुमान, निष्क्रिय आदि निकालते हुए अपनी समझ विकसित करते हैं। जॉन डीवी ने सीखने में किसे अधिक महत्व दिया है। जॉन डीवी ने सीखने के लिए अनुभवों, प्रयोग करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो DELED 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार आने के पूरे चांसेस इस क्वेश्चन के बनते हैं कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है जो छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्न क्रियाएं होती है, जैसे उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और विद्यार्थी की जांच। मूल्यांकन इसके बारे में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तिगत आकलन
से आपका क्या अभिप्राय है? DELED 2018 में क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे को केंद्र में रखते हुए शिक्षक द्वारा किया गया आकलन व्यक्तिगत आकलन कहा जा सकता है। जब बच्चा कोई गतिविधि या कार्य करता है तब बच्चे की सीखने की स्थिति का आकलन करना एक शिक्षक के दैनिक काम का महत्वपूर्ण भाग है। आकलन को बच्चों के साथ प्रतिदिन हो रहे किए जा रहे कार्य के दौरान अवलोकन करते हुए किया जाना आवश्यक है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीके। तो पहला तरीका है व्यक्तिगत आकलन, दूसरा है सामूहिक आकलन, तीसरा है स्व आकलन, चौथा है सहपाठियों द्वारा आकलन। अगला प्रश्न है आकलन के आधार। तो आकलन का आधार है दिन प्रतिदिन के आधार पर या फिर साप्ताहिक या सावधिक। जवाबदेही के प्रकार बताइए। जवाबदेही के प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार है कानूनी जवाबदेही, दूसरी है प्रशासन जवाबदेही, तीसरी है वित्तीय जवाबदेही, चौथी है नैतिक जवाबदेही। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, दूसरा है बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, नंबर 3 पर है बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना, नंबर 4 पर है अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, नंबर 5 पर है कोई बच्चा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं, इन सब के प्रति समझ बनाना और बच्चे की मदद करना। नंबर 6 पर है बच्चे की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। नंबर 7 पर है बच्चे में परीक्षा के प्रति व्यापक भय व दबाव को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित करना। नंबर 8 पर है सृजनशीलता को बढ़ावा देना। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के 2 प्रकार समझाइए। DELED 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन व योगात्मक मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का व्यापक प्रयोग किया जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार वर्णित कर सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, यदि शिक्षक को यह तय करना है कि कक्षा में सीखने सिखाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, उसे दिन प्रतिदिन कक्षा का व बच्चों का आकलन करना होगा। उसे यह देखना होगा कि बच्चों को सीखने में कहाँ ज़्यादा कठिनाई आ रही है, किन चीज़ों का वे पकड़ पा रहे हैं और उनकी समस्या किस तरह की है। जाहिर है कि वे समस्याएं हर विद्यार्थी की अलग अलग होगी, इसलिए शिक्षक को हर एक बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करने की भी ज़रूरत रहेगी ताकि वह उनकी मदद कर सके, उसकी विशिष्ट कठिनाई को समझते हुए उसे प्रेरित कर सके। इसके लिए शिक्षक कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिखे काम को देखकर राय बनाना, कक्षा में बच्चे का अवलोकन, बातचीत, आपस में बातचीत, उसके लिए सामूहिक या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आदि। यह आकलन अध्यापक के मन में चलता रहता है, परंतु आकलन को अधिक बेहतर रूप भी दिया जा सकता है, जैसे बच्चे के दैनिक काम पर टिप्पणी देना, बच्चे के बारे में डायरी, नोट, रिपोर्ट बनाते रहना तथा उसके अनुसार सुधारात्मक कदम उठाना। ये सभी रचनात्मक आकलन के रूप में है। यह सब शिक्षण प्रक्रिया के लगातार आवश्यकता के अनुसार ढालने में जहाँ शिक्षक को मदद करते हैं, वहीं बच्चे को लगातार सीखने में मदद करते हैं। दूसरा जो है योगात्मक आकलन, योगात्मक मूल्यांकन, तो इसमें सीखने की स्थिति में विषय में टिप्पणी, लेखन एवं ग्रेड का निर्णय, रचनात्मक आकलनों को प्राप्त सूचनाओं, समेकित जांच पत्रकों में किए गए कार्य की समीक्षा तथा पोर्टफोलियो में संकलित सामग्री के आधार पर किया जाता है। अर्थात शिक्षण की एक निश्चित अवधि के बाद जब पाठ्यक्रम का कोई खास हिस्सा पूरा हो जाए, तब वह एक समयांतराल पर यह देखा जाता है कि बच्चों ने इस दौरान कुल कितना सीखा। यही योगात्मक मूल्यांकन है। यह माना जाता है कि इस बिंदु तक सीखे गए का यह योग है। साधारणतया इस तरह के आकलन में अंक अथवा ग्रेड दिए जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, CCE का आवश्यकता एवं महत्व। CCE की आवश्यकता एवं महत्व क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा पहली जो महत्व है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापकता के संदर्भ में बेहतर वातावरण व अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व है। नंबर 2 पर है पाठ्यचर्या के वे विषय या क्षेत्र जिन्हें पेपर पेन पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता और ना ही गणितीय अंकों द्वारा जांचा जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, योग, संगीत, कला, अभिव्यक्ति, सक्रियता आदि। उनकी जांच करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना जरूरी है। नंबर 3 पर है चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। नंबर 4 पर जहां बात करें तो बच्चे में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु CCE का महत्व है। नंबर 5 पर है बच्चे की आवश्यकता व रुचि के अनुसार उसकी सहभागिता तथा सक्रियता को मापने हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जरूरत है। नंबर 6 पर है बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति व रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करने तथा सृजनशीलता एवं व्यावहारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जरूरत है। नंबर 7 पर है परीक्षा के व्यापक भय को दूर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की महती आवश्यकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता लिखिए। DELED 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, सतत मूल्यांकन शिक्षा बालक के विकास के लिए कितनी उपयोगी है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है DELED 2016 में आया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 17 में आया है और 16 में आया है, यानी कि पिछले साल 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ लगातार, तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपके पिछले साल के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होंगे। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर सारे ज़रूर देख लें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से दोस्तों आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर देख लें। हमारे चैनल पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में सारे जो है पेपर के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन कई मायनों में उपयोगी है। पहले हम देखेंगे कि बच्चों के लिए कितना उपयोगी है। तो फर्स्ट नंबर पर है मूल्यांकन लगातार बच्चों को उनकी प्रगति से अवगत तथा परिचित कराता है और सीखने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा नंबर पर है बालक की आवश्यकता के अनुरूप विविध उपचारात्मक शिक्षण योजनाएं बनाई जाती है। नंबर 3 पर है बालकों की उपलब्धि पर सकारात्मक अभिमत और प्रोत्साहन किया जाता है। नंबर 4 पर है बालकों को अपनी पसंद के क्षेत्र में योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नंबर 5 पर है बालक स्वयं जान पाते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र विषय में और सीखने की आवश्यकता है। नंबर 5 पर है शिक्षकों के लिए प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। शिक्षक अध्यापक की भूमिका सहयोग करता है। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण है। आकलन मूल्यांकन का स्वरूप भी ऐसा हो जिससे प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिलें, बालक को किसी प्रकार ठेस न पहुँचे आदि। तमाम तथ्यों के मद्देनज़र हमें आकलन मूल्यांकन का क्षेत्र व प्रकार सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। मूल्यांकन से छात्र का सामाजिक स्थिरीकरण किस प्रकार होता है? मूल्यांकन से छात्र का सामाजिक स्थिरीकरण, मूल्यांकन के आधार पर छात्र का सामाजिक स्थिरीकरण करने में सहायता मिलती है। आजकल जो है समाज में विद्यालय में प्रवेश लेते समय या सरकारी नौकरियों में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है। यदि समुचित मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन प्रमाणितों परिणामों के आधार पर छात्र को अपनी सामाजिक स्थिति का लाभ प्राप्त हो जाता है, उसे अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है और सरकारी सहायता भी मिल जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रगति पर आरक्षण लाभ भी मिल जाता है, जिससे उसका सामाजिक स्तर प्रभावित होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बच्चों को किसी कक्षा में रोके नहीं जाने का औचित्य क्या है? DELED 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 8 तक किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाता है। इस व्यवस्था के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। DELED 2015 में क्वेश्चन आया है ये। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चों को किसी भी कक्षा में न रोकना, मतलब कि 8वीं तक जो है बच्चों को फेल नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, इस बारे में इस क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। आइए,
बच्चों को किसी भी कक्षा में न रोकना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व आकलन से बालक की सभी क्षमताओं का उचित मूल्यांकन हो जाता है। तो फिर वार्षिक परीक्षा या पूर्व सामयिक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर उसके भविष्य का निर्णय कर लेना उचित नहीं है। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक छात्रों को कम अंक प्राप्त करने पर कक्षा में रोक दिया जाता था। इस विधि का छात्रों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। कई छात्र परीक्षा में असफल हो जाने पर अगली कक्षा में प्रवेश न लेने के कारण कुंठा के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी बालक में अपराधी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है, वह विद्यालय छोड़कर चुपचाप घर से भाग जाता है। कभी कभी तो समाज में भी ऐसा देखा गया है कि असफल बालकों के प्रति माता पिता का व्यवहार भी बदल जाता है और बालक का परिवार व समाज समायोजन असंतुलित हो जाता है। ऐसे बालक असामाजिक तत्वों से सम्मिलित होकर असामाजिक व अनैतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बालक जो कम धैर्यवान होते हैं आत्महत्या तक का अपराध कर लेते हैं। यह परिवार व समाज के लिए निंदनीय तो है ही, परंतु शैक्षिक व्यवस्था की कमजोरी भी बतलाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव का विकास करना है, न कि उसके जीवन को दुखी बनाना है। RTE 2009 में मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार किया गया है, जिसके अंतर्गत सतत मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। परीक्षा में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग को महत्व दिया गया। आजकल ऐसी व्यवस्था है कि कक्षा 1 से 8 तक बालक को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाता। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जिसका नाम है शैक्षिक व्यवस्था के मूल्यांकन में आयामों का वर्णन करना है। शैक्षिक व्यवस्था में मूल्यांकन के आयाम। तो पहले जो आयाम है निम्न आयाम प्रयोग में लाए गए, है ना। तो पहला आयाम जो है प्रशासन द्वारा मूल्यांकन। तो इसमें देखते हैं शैक्षिक व्यवस्था की उच्चतम स्तर पर देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही शैक्षिक नीतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं आदि को लागू किया जाता है। प्रशासनिक जिम्मेदारी के तौर पर यह आवश्यक है कि व्यवस्था का मूल्यांकन उनके द्वारा कराया जाए जिसको शासनादेशों, नियमों का उचित ज्ञान हो एवं पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास हो। आगे देखते हैं नंबर 2 पर है विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन। तो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ जैसे शोध विशेषज्ञ, प्रोग्राम मूल्यांकनकर्ता, फ्रीलांसर मूल्यांकनकर्ता, पेड मूल्यांकनकर्ता के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जा सकता है। इसके माध्यम से समस्या का तरह तरह से विचारों एवं दृष्टिकोणों से समझाया जा सकता है तथा समस्या समाधान के नए तरीके जाने जा सकते हैं। नंबर 3 पर देखते हैं समुदाय द्वारा मूल्यांकन। तो शिक्षा प्रणाली समुदाय में चलने वाली प्रणाली है। DV महोदय ने भी कहा है कि विद्यालय समुदाय का एक लघु रूप है, इसलिए यह जरूरी है कि मूल्यांकन के अंग के रूप में समुदाय को भी भागीदार बनाया जाए ताकि उनकी मांगों, आवश्यकताओं और उनके नज़रिए से समाधानों को समझा जा सके। इसके लिए समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का समूह गठित किया जा सकता है। शिक्षक अभिभावक बैठक भी एक संपूर्ण विकल्प है। आगे देखते हैं नंबर 4 पर है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता। आज भी देखा जाए तो विद्यार्थी आमतौर पर अनौपचारिक रूप से शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हुए दिखाई देते हैं। एक विद्यार्थी की दृष्टि से शिक्षक को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए, यह बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक है। विद्यार्थियों द्वारा व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए 2 प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं, प्रत्यक्ष विधि तथा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों के द्वारा पसंदीदा शिक्षक के बारे में मतदान कराया जा सकता है। विद्यार्थी से उनके स्कूल और पाठ्यक्रम के बारे में अच्छाइयों और कमियों को जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा शिक्षण प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन करके मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे है अप्रत्यक्ष विधि में। तो अप्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को आधार बनाकर मूल्यांकन किया जा सकता है। फीडबैक के लिए और पृष्ठ पोषण विद्यार्थियों से संपर्क किया जा सकता है। प्रमुखतः विद्यार्थी ही शिक्षा व्यवस्था की धुरी है, अतः उन्हें किसी भी रूप में शिक्षा व्यवस्था के मूल्यांकन से बाहर नहीं रखा जा सकता। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहली बिंदु, शिक्षक मूल्यांकन के लिए व्यापक सहमति और स्वीकृति होनी विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक है। मूल्यांकन व्यक्तिगत महत्व का नहीं होता बल्कि इसका सामूहिक महत्व भी होता है। नंबर 2 पर है विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन एक बड़ी मूल्यांकन रणनीति का मुख्य हिस्सा है। यह शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। नंबर 3 पर है
एल्यूमिनी विद्यार्थी मतलब बीच में शिक्षा छोड़े विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। चौथे नंबर पे है असली तस्वीर प्राप्त करने के लिए समग्र मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, इसलिए गहराई से विचारों को समझना चाहिए और परिस्थितियों की भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन के परिणामों का सहयोग या उपयोग शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने में अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से आपके बनने वाले हैं। इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर दोस्तों BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की जो अपडेट है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।